अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम CS 401 का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। ये आपके अपडेटेड हैंडआउट से हैं। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। होप्स आपको पहली दो वीडियोस अब सही समझ आ गई होंगी, हर पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। 1.6 है जी आपका टॉपिक रजिस्टर आर्किटेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3। इसमें बताया ये क्या कि जो आर्किटेक्चर है वो 14 रजिस्टर पर मुश्तमिल है, यानी कि IAPX88। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। 88 के बारे में, 80 के बारे में, 85 के बारे में बात कर ली गई। अब 88 आर्किटेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसमें 14 रजिस्टर होते हैं। अब वो कौन कौन से रजिस्टर हैं जी? CS, DS, SS, ES, SP, BP, SI, DI, IP और फ्लैग्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ही एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं AX, BX, CX, DX। अब AX, BX, CX, DX को हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। इसके आगे सब पार्ट्स हैं AH, AL, BH, BL, CH, CL एंड DH, DL। ये जर्नल रजिस्टर्स होते हैं। ये जो 4 रजिस्टर्स होते हैं गाइस, ये आपके जर्नल रजिस्टर्स होते हैं। और ये जो इनके साथ जो जुड़ा हुआ है ना एक्स जो होता है, ये हमें बताता है कि 16 बिट का रजिस्टर है। यानी कि एक्स जो होता है वो हमें बताएगा वो अब वो AX के साथ हो, BX के साथ हो, इवन CX या DX के साथ हो। तो ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं और इनका ये मतलब होता है कि ये 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। अगर हम बात करते हैं जी AH और AL की, तो AH का मतलब होता है, या सिंपल कर ले कि H का मतलब होता है हाई बाइट और L का मतलब होता है लो बाइट। अब 16 बिट का ये हो गया, तो फिर ये दोनों हाफ हाफ होंगे, यानी 8 बिट के दोनों रजिस्टर्स होंगे। इस तरह दोनों को मिला के हम 16 बिट रजिस्टर्स बनाते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पर थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल में बताया गया। अगर AX को हम समझेंगे, ये रेफर कर रहा है एक्सटेंडेड 16 बिट यानी A रजिस्टर। इसके अपर और लोअर बाइट्स भी होंगे, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं AH और AL। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि AH का मतलब होता है हाई बाइट, A हाई बाइट, ये देखें जी यहाँ पर, और AL का मतलब होगा A लो बाइट। अब जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं ना, वो उनके अंदर 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं। अगर हम इन दैट सेंस बात करें कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी अपर लोअर बाइट्स होती हैं इसमें, तो उस तरह वो दोनों कंसिस्ट करेंगी 8 बिट रजिस्टर्स पर, यानी कि 8 + 8 16 रजिस्टर्स। ये एक रजिस्टर है, इसके आगे से दो डिवाइडेड पार्ट्स हैं AH और AL। ये दोनों हमारे पास 8-8 बिट्स के होंगे। होप्स आपको समझ आया होगा और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। गाइस, आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा। काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी देखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। आपका लेंथ ही घंटे का लेक्चर को मैं 20-25 मिनट्स तक ले आती हूँ। 25 हार्डली होते हैं, ज़्यादातर 20 ही मिनट्स चलेंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। AX is composite or extended register formed by gluing together the two parts AH और AL। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि AH और AL मिलके एक रजिस्टर बनाते हैं जिसे हम AX रजिस्टर कहते हैं। अब AH और AL के पास होते हैं 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। ये दोनों जब दोनों मिलेंगे तो ये बनेंगे 16 बिट के रजिस्टर्स। तो जैसे कि हमें पता है कि X जहाँ भी जुड़ेगा वो 16 बिट के रजिस्टर को ही शो करेगा, यानी कि अगर हम AX कहते हैं तो हम कहेंगे ये एक्सटेंडेड 16 बिट का रजिस्टर है। अब हम देखते हैं जी, X का तो हमें पता चल गया कि उसका मतलब हुआ कि ये हाई बताएगा कि एक्सटेंडेड रजिस्टर है, 16 बिट का रजिस्टर है। अब A क्या है? X में जो जुड़ा है ना A, वो बेसिकली अकोमलेटर है। जैसे कि हमने बात की कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे अकोमलेटर के तौर पे काम करते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो स्पेसिफिक वेरिएशन के बाद एक जैसा काम करेंगी। तो
AX के रजिस्टर में जब हम डायरेक्ट जाके देखते हैं तो हम देखेंगे इसकी ज़्यादातर जो रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन है वो अकोमलेटर की तरफ वजह से हैं, यानी कि अकोमलेटर के अकॉर्डिंग हैं, तो इसलिए हम इसे अकोमलेटर कहते हैं। अगर हम BX की बात करते हैं, हमने 4 जनरल पर्पस रजिस्टर बताए, AX, BX, CX एंड DX। अब हम BX की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये BX में ना X जो है ना वो तो 16 बिट का रजिस्टर है, बट व्हाट इज B? तो B स्टैंड फॉर बेस, तो हम कहेंगे द B ऑफ अ BX स्टैंड फॉर बेस। क्यों? क्योंकि इसके जो रोल होता है ना वो मेमोरी के अंदर होता है और वो एड्रेसिंग के ऊपर काम करता है, और ये सारा कुछ हम अगले चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। अब हम CX की तरफ बढ़ते हैं तो C का मतलब होता है काउंटर। अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं तो मैं सेपरेट करूंगी तो मैं अगर कहती हूँ कि AX का स्टैंड फॉर AX स्टैंड फॉर अकोमलेटर, हम AX को अकोमलेटर कहते हैं जी, ठीक है। फिर हम BX की बात करते हैं। हमने जनरल पर्पस रजिस्टर बताया कि AX है, इसके बाद है जी हमारे BX। तो BX स्टैंड में करेंगे, B को कैसे हम इन BX कर दें, तो B स्टैंड फॉर बेस। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि वो बेस है, वो बेस क्यों है? क्योंकि वो काम करता है जी मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर, उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और अगर हम बात करते हैं जी CX रजिस्टर के बारे में, तो CX रजिस्टर के अंदर जो C होता है ना वो स्टैंड करता है जी, स्टैंड फॉर काउंटर, काउंटर रजिस्टर्स। क्योंकि मैं लिख लूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ काउंटर रजिस्टर्स इसे क्यों कहा जाता है। अब ये जी CX स्टैंड फॉर काउंटर, क्यों? क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो ऑटोमेटिकली काउंट की जाती हैं और वो काउंट करके CX रजिस्टर में डाल दी जाती हैं। सो इस तरह हमें पता चला कि CX काउंटर होता है। इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, AX में A जो होता है वो स्टैंड फॉर अकोमलेटर, क्योंकि मैं यहाँ पे सेपरेट कर देती हूँ A को। AX stand for accumulator, BX registers, B stand for base, CX अब accumulator की तरह वो इसलिए काम करता है कि वो उसकी सारी इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू accumulator होती हैं, या यूँ कह लें कि उसकी इंस्ट्रक्शन सारी की सारी accumulator से मैच करती हैं, तो हम उसे accumulator कहते हैं। तो फिर जब हम BX की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि BX में B जो है वो होता है जी बेस। अब वो बेस क्यों है? क्योंकि वो उसका सारा का सारा काम होता है जी मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर। ये हम आगे चल के काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम देखते हैं जी शुरुआत है इसकी। CX में जो C होता है वो होता है जी काउंटर। अब वो काउंटर क्यों होता है? अब इसलिए वो काउंटर होता है कि वो सारी सारी उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिक काउंट की जाती हैं, या यूँ कह लें जितनी इंस्ट्रक्शंस ने काम किया होता है वो ऑटोमेटिकली काउंट की जाती हैं और उन्हें काउंटर रजिस्टर के अंदर सेव कर दिया जाता है। अब अगर हम लास्ट रजिस्टर की तरफ चलते हैं DX, अब इसमें D स्टैंड फॉर क्या होगा? D स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन। अब हम बात करते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर इसे क्यों कहते हैं। तो इसे क्योंकि ये जो होता है ना DX स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन, इसलिए कहते हैं कि ये जो इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वर्क कर रही होती हैं वो सारी की सारी आन के IO ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं और वो अपनी जगह पर आके रुक जाती हैं, यानी कि सारी सारी इंस्ट्रक्शंस वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हैं। इसके बाद ही हम चलते हैं इंडेक्स रजिस्टर। एक और हमारे पास रजिस्टर की इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गई है, पार्ट आ गई है, यूँ कह ले कि एक नाम आ गया SI और DI। इंडेक्स रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? SI एंड DI। अब SI क्या होता है? SI इज अ सोर्स इंडेक्स। याद रखें, SI स्टैंड फॉर सोर्स इंडेक्स, DI स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब हम लोग आगे चल के इसे काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम SI और DI क्यों कहते हैं। ये जो दोनों रजिस्टर्स होते हैं ना ये होल्ड करते हैं एड्रेस ऑफ डेटा और ये यूज़ करते हैं इन मेमोरी सेल्स। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में, 8088 के बारे में, हमने शुरू में देखा था कि वो उसे क्यों यूज़ किया गया था, उसकी खूबियाँ क्या थी।
हमने उसकी बात की थी कि ओपन होता है, ये फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, ओपन आर्किटेक्चर होता है, ये सारा कुछ सारा काम ऐसे करता है जैसे जनरल रजिस्टर्स करते हैं। अब जनरल रजिस्टर कौन से हैं? 4 हैं, AX, BX, CX, DX। साथ साथ हम रिवीजन भी करते जाएंगे। एक्स जिस रजिस्टर के साथ जुड़ेगा उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि वो 16 बिट का रजिस्टर है और वो दो फॉर्म्स में मिलता है, यानी कि दो पार्ट्स में होता है। दो पार्ट्स कंबाइन करते हैं तो वो एक रजिस्टर बनता है। अब वो दो पार्ट्स क्या हो सकते हैं? AH, AL, BH, BL। अब इनमें H क्या है? H का मतलब होता है जी हाई बाइट और लोअर बाइट होता है जी L का। अब वो दोनों जो रजिस्टर्स होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। अब वो जब 8 बिट के रजिस्टर्स मिलेंगे तो 16 बिट का रजिस्टर बना देंगे। इसके बाद ही हम चलते हैं SI और DI के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एक इंडेक्स रजिस्टर्स हैं। अब SI का मतलब होता है सोर्स इंडेक्स, DI का मतलब होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब इन दोनों का क्या काम है? ये दोनों जो होते हैं ये होल्ड करते हैं जी एड्रेस ऑफ डेटा और इसे यूज करते हैं मेमोरी एक्सेस में। अब हम कहते हैं जी द डेस्टिनेशन इन या सोर्स या डेस्टिनेशन इन अ स्पेशल क्लास ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। आपके पास क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन? तो हम कहेंगे एज the source and the destination in a special class of instruction are produced and their function they are equally functionality are equal. You कह लें कि the destination in a special class of instruction which have equal functionality is called string instruction. However, ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन हम अगर बात करते हैं ना स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो हम देखेंगे कि SI और DI के बारे में हमने बात की कि वो एक इंडेक्स रजिस्टर है। अब इसमें कितने रजिस्टर बिट्स यूज़ हो सकते हैं? याद रखें कि 8 बिट का रजिस्टर होता है, यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि AX जो होता है वो 16 बिट का होता है और SI और DI कभी भी 16 बिट का रजिस्टर तब बनता है जब उसके अंदर पेयर इकट्ठे होते हैं। होता ही 8 बिट का रजिस्टर है, बट जैसे ही इसके अंदर पेयर इकट्ठे होंगे वो SI और DI को 16 बिट का रजिस्टर बना देता है। बट इन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। SI एंड DI आर 16 बिट। वही बात आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये 8 बिट का कैसे है, क्योंकि हम अगले पॉइंट में काफ़ी डिटेल में से डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई कि पेयर से तो वो मिलकर बनता है, बट वो यूज़ नहीं होता जैसे कि हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स को करते हैं। एक और जी हमारे पास आ गया इंस्ट्रक्शनल पॉइंटर, IP रजिस्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं। अब इनमें होता क्या है? ये जो होते हैं ये एड्रेस को कंटेन करते हैं। अब ये एड्रेस किस चीज़ का होगा? हर अगली इंस्ट्रक्शन का जिसने एग्जीक्यूट करना होता है उसका एड्रेस स्पेशल रजिस्टर्स में होता है, और ये स्पेशल रजिस्टर्स का नाम क्या है? इंस्ट्रक्शनल पॉइंटर, IP रजिस्टर्स। IP registers hold the address of the next instruction to be executed. इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें मैथमेटिक्स नहीं हो सकती, मेमोरी एक्सेस भी नहीं हो सकती। इसके बाद है जी स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर मीन एसपी रजिस्टर्स क्या करते हैं? नाम से ज़ाहिर है ये पॉइंटर है, तो ये पॉइंट करेंगे मेमोरी को। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेमोरी पॉइंटर एंड इज यूज इनडायरेक्टली बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बाद है जी बीपी यानी कि बेस्ड पॉइंटर। ये एक और पॉइंटर है जी। पॉइंटर जितने भी होंगे वो सारे मेमोरी पॉइंटर होंगे। अब हमने बात की थी स्टैक पॉइंटर की, तो हमने कहा कि ये मेमोरी पॉइंटर है और ये यूज़ किया जाता है इनडायरेक्टली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन जैसे ही हम बेस्ड पॉइंटर पर आए तो हमने देखा कि इसमें तो स्टैक में यूज़ होना शुरू हो गया। ये मेमोरी पॉइंटर तो है बट ये डायरेक्टली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। अगर इसे हम और सिंपल करते हैं तो हम बात करेंगे जी it is also a memory pointer containing the address in a special area of memory called the stack. ये एक ऐसे पॉइंटर हैं जो कंटेन करते हैं एड्रेस को। अब वो कंटेन कहाँ करते हैं उस एड्रेस को? एक स्पेशल एरिया होता है जी मेमोरी के अंदर, उसके अंदर वो एड्रेस को कंटेन करते हैं और उस स्पेशल एरिया को क्या कहा जाता है? स्टैक। हम स्टैक के चैप्टर में जाके इसे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे।
फ्लैग रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं जी फ्लैग रजिस्टर की तरफ। द फ्लैग रजिस्टर्स को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया था, शुरू में सेकंड लेक्चर में था। तो हम अगर ऐसे बात करते हैं ना फ्लैग रजिस्टर्स की, तो हमने उस वक्त भी देखा था कि ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये एक साथ अगर जुड़ के रहे ना तो ये किसी भी किस्म का मानी नहीं निकालते, यानी ये मीनिंग लेस होते हैं। यानी कि अगर आप और भी सिंपल कर दे तो कहेंगे कि इट इज़ मीनिंगफुल एज अ यूनिट रेदर देन इट्स अ बिट वाइज सिग्निफिकेंट। ओके, ये जो होता है ना, ये बिट वाइज जो होता है ना, ये मीनिंगलेस होता है और ये कंबाइन होता है जी मीनिंगफुल। द इंडिविजुअल फ्लैग्स आर explained द फॉलोइंग टेबल्स। अब हम फ्लैग्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए जी, इसमें हर बिट का अपना अलग एक होगा। हमने बात की थी फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में। यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझसे ज़रा सा वो हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे सर्च करती हूँ, उसके बाद आपकी वीडियोस बनाती हूँ। सो कभी कभी प्रॉब्लम्स अक्कर हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ टू द पॉइंट हो। तो फ्लैग रजिस्टर्स में क्या होता है जी, ये ऐसे रजिस्टर्स हैं जो कि यूनिट में अगर हो, यानी कि पूरा पूरा एक बिट हो, तो ये मीनिंगलेस होते हैं, इनके अंदर कोई मीनिंग नहीं होते। लेकिन अगर हम बिट वाइज बात करते हैं तो ये मीनिंगफुल हो जाते हैं। अब बिट वाइज कैसे बात की जाएगी? अब देखिए सी क्या क्या मतलब हुआ, ये कैरी कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ना कि दो क्वेश्चन आपके पास एक आया कि 16 बिट्स हैं ना, तो उन्हें आपने ऐड करना है, तो आप आंसर अगर 17 बिट आता है, बट आपके पास तो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। तो अब यहाँ पर आकर हम जब आंसर्स को सेव करेंगे ना, तो वहाँ तो 16 बिट का ही आंसर सेव होगा। वो जो एक बिट है वो ज़ाया हो जाती है। यूँ समझ लें कि वो इस तरह आंसर अगर आपका 9 बिट में आना चाहिए था, लेकिन आपके पास 8 बिट्स है, वो जो एक्स्ट्रा बिट है ना, वो जाके कैरी में सेव हो जाती है, जो आगे चल के यूज़ की जाती है। इसके बाद है जी पी, पाशी। अब पाशी टी जो होता है वो एक नंबर है 1 बिट। ये पार्श क्या होता है जी, ये एक नंबर है 1 बिट इन अ बाइनरी नंबर। ये और भी होगा, ये इवन भी होगा। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। अब ये किस किस्म की कम्युनिकेशन करेगा? ये वेरीफाई करता है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। तो हम इसे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद है जी ऑक्सिलरी कैरी। अब ऑक्सिलरी कैरी होता क्या है, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 16 जो नंबर होते हैं जिनकी बेस 16 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेक्स नंबर। और ये रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं? 4 बिट्स के अंदर। यानी कि अ नंबर इन अ बेस 16 इज कॉल्ड अ हेक्स number and can be represented by 4 bit. The collection of 4 bit is called nibble. अब जब 16 बेस है तो उसे हम हेक्स नंबर कहेंगे। उसे रिप्रेजेंट हम 4 बिट्स पे करेंगे। जब हम उसे रिप्रेजेंट 4 बिट्स पे करेंगे तो हम उन 4 बिट्स की जो कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स होती है उसे हम निबल कहते हैं। ये ऑक्सिलरी कैरी में आता है। अब जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम बात करते हैं तो हम कहेंगे जो कैरी है वो 1 निबल से दूसरे निबल की तरफ चलता है और इस तरह फ्लैग सेट हो जाता है। कैरी फ्लैग इज for the carry from the whole addition, while auxiliary carry is carry from the first nibble to the second. मेन डिफरेंस आ गया जी हमारे पास। हमने बात की थी कैरी के बारे में, तो कैरी जो हमने किया नंबर, तो उसका वो कैरी फ्लैग में क्या चीज़ सेव हुई? वो सारी एडिशंस जितनी भी एक्स्ट्रा हमारे पास आंसर आए वो उसके एडिशन, उससे फुल जो भी आंसर है वो सब्सट्रैक्शन एडिशन में के बाद एक्स्ट्रा जो नंबर आता है वो कहाँ से होता है? वो कैरी में होता है। वाइल अगर हम ऑक्सिलरी कैरी का देखें तो हम बात करेंगे कि उसके पहले निबल से दूसरी निबल में जो भी कैरी आएगा वो उसे सेव करेगा। इसके बाद है जी ज़ीरो फ्लैग। अब जो ज़ीरो फ्लैग है ये इसे हम कहते हैं कि ये तब सेट होता है जब कोई भी मैथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड पर आकर ज़ीरो दे दे अपनी डेस्टिनेशन पर। जैसे ही वो ज़ीरो देगी वो ज़ीरो फ्लैग को सेट कर देगी। इसके बाद है जी साइन फ्लैग। अच्छा ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सही गौर से सुनिएगा। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ वो आपके एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग तीनों वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी गारंटी है कि आप ये जब वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आपको किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी।
आप इंशाल्लाह इसी से कर लेंगे सारा कुछ। साइन फ्लैग, अ साइन नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स टू complement फ्रॉम इन द कंप्यूटर। कहा यह गया कि जो साइन नंबर है वो दो कम्प्लीमेंट्स को एक कैसे कह लें कि उसकी जो शेप होती है वो दो कम्प्लीमेंट्स के अंदर एक कंप्यूटर के अंदर शो होती है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है MSB ऑफ अ नेगेटिव नंबर इन दिस रिप्रेजेंटेशन इज 1। शुरू में हमने बात की थी जी कंप्यूटर इज अ डम मशीन, इसे कुछ भी नहीं पता। फिर हमने प्रोसेसर के बारे में बात की तो बताया कि प्रोसेसर फंक्शन तो करता है बट वो 1 और 0 के अकॉर्डिंग काम करता है। उसे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे कोई ज़ुबान और नहीं आती समझ। तो ज़रूरी है कि अपने हर नंबर को आप एक सिंबल रिप्रेजेंट कर दें। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की। जैसे हम साइन फ्लैग पर आए तो देखा तो इसमें कहा यह गया कि दो कम्प्लीमेंट्स फॉर्म होती है जी कंप्यूटर के अंदर ये शो करता है या रिप्रेजेंट करता है। जो इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, MSB स्टैंड फॉर, एब्रीवेशन आ गई जी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना उन्हें रिप्रेजेंट 1 से किया जाता है। याद रखिएगा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 1 से रिप्रेजेंट होंगे और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से होते हैं। साइन बिट के अंदर जो लास्ट मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होता है ना वो डेस्टिनेशन इज कॉपीड इनटू द साइन फ्लैग। ट्रैप फ्लैग क्या होता है? एक और इम्पोर्टेंट फ्लैग है जी, इसका इम्पोर्टेंट या स्पेशल रोल होता है डिबगिंग के अंदर। ट्रैप फ्लैग को हम आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये डिबगिंग के अंदर कैसे रोल प्ले करता है। इंटरप्ट फ्लैग, अब इंटरप्ट फ्लैग क्या करता है? ये बताता है जी कि प्रोसेसर इंटरप्ट बाहर से हो रहा है या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि काम करें और हमें कोई इंटरप्ट ना कर सके, तो इसमें ऐसा तो ये हम फ्लैग को सेट कर देते हैं। द प्रोग्रामर रेदर देन द प्रोसेसर सेट दिस फ्लैग। अब इसे कौन फ्लैग को करेगा सेट? या तो प्रोग्रामर करेगा या रेदर देन प्रोसेसर, तो वो दोनों सेट कर सकते हैं। इस बार इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। Direction flag, specially related to string instruction. This flag tell whether the current operation has to be done from bottom to top of the block, D to 0, or from top to the bottom of the block. अब ये जो फ्लैग होता है ये बताता है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली कहाँ हो रही हैं। ये फ्लैग बताएगा कि इस वक्त करंट ऑपरेशन उस इंस्ट्रक्शन का क्या है। अगर वो बॉटम से टॉप ऑफ द ब्लॉक जा रही है तो वो 0 होगी, यानी कि D इज इक्वल टू 0 फौरन से बता देगा। अगर वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है तो वो कहेगी कि D इज इक्वल टू 1। ओवरफ्लो फ्लैग, अब ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है ना वो तब सेट होता है जब हम साइन अर्थमेटिक को यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। व्हेन द साइन ऑफ डेस्टिनेशन चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली, ये फ्लैग तब सेट होता है जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं और एकदम से साइन चेंज हो जाता है। The actual process set the overflow flag whether the carry into the MSB is different from the carry out of the MSB. इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रजिस्टर आ गया जी, सेगमेंट रजिस्टर। 14 रजिस्टर से हम लोगों ने जनरल पर्पस रजिस्टर्स देखे, फिर इंडेक्स रजिस्टर्स देखे, अब सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स में बेसिकली 4 रजिस्टर्स होते हैं। अब वो चारों का क्या नाम है? CS कोड सेगमेंट, DS डेटा सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट और ES यानी कि एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स। इसके बाद इसमें इतना ख़ास कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं इसमें आपको सिंपल पेपर पास करने का बता रही हूँ अच्छे मार्क्स से। प्रोग्रामिंग आपके पेपर्स में नहीं आती, सो छोड़ दें इसे। अच्छा, एक और हमारे पास जी आ गया जी, वर्टिकल स्पेसिंग मस्ट आल्सो बी यूज्ड एक्सटेंसिवली इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू सेपरेट लॉजिकल ब्लॉक ऑफ कोड। अगर आपके पास MCQs आता है तो इसमें आपका बहुत बेहतरीन से MCQs बन सकता था। क्वेश्चन आता है कि सेपरेट कैसे होगा जी लॉजिकल ब्लॉक ऑफ कोड, तो हम बताएंगे कि वर्टिकल स्पेसिंग जो होती है ना वो यूज़ की जाती है एक्सटेंसिवली इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिससे लॉजिकल ब्लॉक ऑफ कोड चेंज होता है। इसके बाद है जी असेंबलर, लिंकर और डिबगर। असेंबलर क्या करता है? ये असेंबल करता है जी प्रोग्राम को,
कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड के अंदर। जो असेंबलर हम यूज़ करेंगे इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे नेट वाइड असेंबलर और नेसम। नेसम का हम करते हैं, ये फ्री होता है, ये फुल स्क्रीन डिबगर है, यानी कि AFD है। ये फ्री डिबगर है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत सारे इसमें हम इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद जी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो हम आगे चलते हैं। AX register is a word size registers. One hexadecimal digits take 4 bits. So अगर हम बात करते हैं ना 4 AX registers के बारे में, तो हम कहेंगे कि वो वर्ड साइज रजिस्टर्स है। अब हमने बात की 1 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, कितनी बिट्स को टेक्स करेंगे, 4 बिट्स को। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं वो एक वर्ड बनाती हैं, यानी कि 2 बाइट्स। शुरू में हमने बताया था कि AX रजिस्टर जो होता है वो वर्ड साइज रजिस्टर है। अब वर्ड कितने का होता है, एक वर्ड को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम कहेंगे कि जो एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं वो 4 बिट्स को लेते हैं, और 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो होते हैं वो एक वर्ड बनाते हैं, यानी कि 2 बाइट्स बन जाती हैं। अगर हम कहते हैं जी 32 नंबर के बारे में बात करते हैं कि either the order can be most significant, least significant. ओके अब बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं। क्वेश्चन आपके पास जी बहुत ज़्यादा आया है इस चीज़ का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन ऑर्डर। अब बिग इंडियन ऑर्डर में क्या होता है और लिटिल इंडियन ऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो हम बात करते हैं कि 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं, इनके अंदर जो ऑर्डर होता है ना, अगर हम कहते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, लेस सिग्निफिकेंट, या तो वो मोस्ट होगा या लेस सिग्निफिकेंट होगा या लेसर सिग्निफिकेंट होगा या लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, उसे हम बिग इंडियन ऑर्डर कहते हैं। और ये किससे यूज़ किया जाता है, मोटोरोला से यूज़ करती है, और दूसरी कंपनीज करती हैं, बट मोटोरोला इसे ज़्यादातर करती है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, 3 चीज़ें याद रखें, इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बिग और लिटिल में, बहुत आसान है। देखें, मोस्ट होगा, सिग्निफिकेंट सारा है, दोनों में सिग्निफिकेंट चलेंगे, लेस, लेसर और लीस्ट, ये बिग इंडियन ऑर्डर है, और ये कौन यूज़ करता है, मोटोरोला। अब हम बात करते हैं जी और कंपनीज क्या यूज़ करती हैं। तो वो जो हम 32 बिट्स नंबर को हम यूज़ करेंगे ना, हम कहते हैं कि 32 बिट नंबर, ईदर द ऑर्डर इट कैन बी या कैन बी लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब ये हमने वहाँ पे शुरू में मोस्ट बताया, बट यहाँ पे लीस्ट हो गई पहली सिग्निफिकेंट। दूसरी हो गई थी मोर, ऑपोजिट इसके फॉर्म में आ गया ना, यहाँ मोस्ट था हमने उसमें लीस्ट कर दिया, जहाँ लेस था हमने मोर कर दिया, लेसर आया तो हमने फिर दोबारा से मोर किया, और लीस्ट में हम उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट ले आए। तो ये लिटिल इंडियन ऑर्डर है, और ये कौन सी कंपनी यूज़ करती है, ये इंटेल यूज़ करती है। अब हम देखते हैं जी बिग इंडियन के बारे में बात करते हैं। अगर हम आर्गुमेंट के अंदर बात करें तो हम कहेंगे कि मोर नेचुरल होती है टू रीड एंड कम्प्रीहेंड बाय द लिटिल इंडियन। 2 मिनट गाइस, मैं अकेली बैठी हुई थी। चले अब यहाँ पे आके हम तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। जो बिग इंडियन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मोर नेचुरल होती है रीड के अंदर, कम्प्रीहेंड यूज़ की जाती है। लिटिल इंडियन जो होती है वो आर्गूमेंट को यूज़ करेगी, इसमें स्कीम्स होती हैं, और लेस सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होती हैं, लेसर एड्रेस होता है, और मोर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होती हैं, हाई एड्रेस इसमें होता है। इसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं कि the size of the last instruction is 2 bytes, so the size of complete com file become 18 bytes. अगर हम बात करते हैं कि लास्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, वो 2 बाइट्स के अंदर काम करेंगी, तो हम अगर
पूरी कॉम फाइल के देखेंगे तो वो हमारे पास 18 बाइट्स आएंगे। ओके जी, द डिबगर शो द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, फ्लैग्स, स्टैक्स और कोड एंड वन और टू एरियाज ऑफ द सिस्टम मेमोरी एज अ डेटा। डिबगर क्या यूज़ करता है, शो करेगा, वो वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स बताएगा, फ्लैग्स के बारे में बताएगा, स्टैक के बारे में बताएगा, कोड के हमारा जो कोड है उसके बारे में बताएगा, एक या दो एरियाज ऑफ द सिस्टम मेमोरी के बारे में बात करेगा और एज डेटा। Debugger allow us to step our program one instruction at a time and observe its effects on the register and program data. AFT की डिबगर है जी, ये हम लोग आगे चल के इसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। Program in the debugger observe that the first instruction is now at 0, 1, 0, 0 instead of absolute 0. इसमें और इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये मैं आपको क्वेश्चंस बता रही थी। तो मैं ना निमोनिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं वो हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ट्रांसलेशन। दिस इज़ बिकॉज द ट्रांसलेशन फ्रॉम निमोनिक टू ऑप कोड इज़ रिवर्सिबल। याद रखें, जो भी ट्रांसलेशन होती है निमोनिक से ऑप कोड की तरफ, वो रिवर्सिबल होती है। अगर डिबगर मैप बैक फ्रॉम द ऑप कोड टू द इंस्ट्रक्शन निमोनिक, और जो डिबगर होता है वो मैप बैक करता है ऑप कोड से इंस्ट्रक्शन निमोनिक की तरफ, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं होती। IP will change after every instruction to point to the next instruction while AX will accumulate the result of our addition. IP होता है वो चेंज होता है हर इंस्ट्रक्शन के बाद और पॉइंट करेगा नेक्स्ट रजिस्टर इंस्ट्रक्शन की तरफ, वाइल जो accumulator होता है वो रिजल्ट होता है हमारी एडिशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। इसके बाद ही हमारा ये लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी मैं आपको सेकंड वीडियोस बना के दिखाऊंगी, बता दूंगी। होप्स आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।